हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आप कैसे हो? और आज क्लास 8 का मैं लिख रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2। कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 है हमारा राइज ऑफ नहीं क्या फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। चैप्टर पर फर्स्ट हम बाद में करेंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम चलेंगे ये राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कि हमारे यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कब आई थी, क्यों आई थी, काहे के लिए आई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा देश जो भारत है, हमारे देश का जो व्यापार है आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेट्स नाउ लर्न एंड रीड। Rise of the East India Company. In this module, you learn about how the East India Company rose to power in India. In 1600, the East India Company acquired a royal charter from Queen Elizabeth I, the ruler of England. The charter gave the company sole rights to trade with the East, therefore revoking the rights of other trading companies in England from competing with the East India Company. कि 1600 की घटना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उससे व्यापार करने के लिए अधिकार मांगा था कि हमें क्या करने दो, व्यापार करने का अधिकार दे दो। The charter, however, could not stop other European trading companies from trading with the East. Therefore, the Portuguese, the Dutch and the French also traded with Indian and Chinese markets in the East. और उस समय केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आई थी, बल्कि डच, फ्रेंच और जर्मन कई दूसरी क्या थी व्यापारिक कंपनियां भी हमारे देश भारत में आई थी। और ये नहीं है कि हमारा भारत ही भारत रहा होगा, और देश भी यूरोपीय कंट्री से हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। All of them were interested in the same products such as cotton and silk, which they bought at cheap prices and sold at very high prices back home in Europe. However, the competition between them pushed up. उस समय जो भारत के थे, भारत का जो व्यापार था, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था, एक तो क्या कहता सिल्क, जिसको हम सिंपल सब कॉटन भी कह सकते, कपड़ा कहेंगे, कपड़े का व्यापार होता था। और साथ ही साथ वो यहाँ से हमारे देश से मसाले ले जाते थे, यहाँ से कम कीमत पे ले जाते थे और यूरोपीय कंट्रियों में बहुत ज़्यादा फायदे में क्या करते थे, बेचते थे, महंगे बेचते थे, जिसके कारण वो क्या होता उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। The prices of these goods, thus reducing the profits made by these trading companies. Therefore, to safeguard their trade interests, each company had to secure and monopolize the markets. हर कोई कंपनी, जो विदेशी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनी, हर कोई ये चाहता था कि जब इतना फायदा हो रहा है तो केवल व्यापार हम करें, किसी दूसरे को हम व्यापार न करने दें। इसके लिए वो चाहते थे कि हमारा व्यापार में एकाधिकार हो, दूसरे को हम व्यापार न करने दें। This led to a number of battles between these companies that took place between the 17th and the 18th centuries. व्यापार के लिए उन्होंने, जो व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप की, उन्होंने आपस में कई युद्ध की। अब किसके लिए कि हम केवल भारत पे जो हमारा व्यापार हो, हमारा छत्र छाया हम ही हो, और कोई हमारा क्या न कर सके, व्यापार न करे, केवल हम ही व्यापार करें। और व्यापार क्यों करें? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। The East India Company set up its first factory on the banks of the river Hooghly in Bengal in 1651. सबसे पहले As बंगाल में आए business थे। grew, the officers began to stay near the factory. This prompted the fortification of the factory and settlement by 1696. 1696 में उन्होंने जो हमारा बिहार था, जिसको हम बंगाल कहते हैं, 1696 में उन्होंने अपने किलेबंदी कर दी कि कहाँ पे हम अपना अनाज रखेंगे, कहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे, जिसको फोर्ट कहते हैं। कि क्या है, बाद में इसी का नाम फोर्ट विलियम कहा गया। A few years later, the company bribed Mughal officials to obtain the zamindari rights of some villages and persuaded Emperor Aurangzeb to allow the company duty-free trade.
बाद में इन्हीं कंपनी वालों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जो हमारा मुगल सम्राट था औरंगजेब, उसको क्या दी, घूस रिश्वत दी। और घूस रिश्वत ये दी कि जो क्या है जमींदार हैं उनके लिए ये कह दो कि भी व्यापार करने के लिए वो हमें ही क्या करे, हमें ही अपना सामान बेचे और दूसरी कंपनी को न बेचे। And some company officials who were carrying on private trade refused to pay duties. The Bengal Nawabs refused to grant concessions. This finally led to the Battle of Plassey. अच्छा अभी सुनो कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जब बंगाल का जो हमारा नवाब था उस समय सिराजुद्दौला था, जब उसने ड्यूटी देने से या टैक्स देने से मना कर दिया तो उसने अंग्रेजों पे कहा कि भाई नहीं चलेगी। एक तो हमारे आपके यहाँ जो हमारे बंगाल में किलेबंदी कर रखी है वो किलेबंदी के हटाओ, और दूसरा किलेबंदी हटाने के साथ साथ ये जो हम टैक्स देंगे नहीं देंगे, जिसके कारण ये तो अंग्रेजों के बीच में और भारत के जो क्या था नवाब ऑफ सिराजुद्दौला था बंगाल का, उसके बीच में 1757 में क्या हुआ, लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। The Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, asked the company to stop interference in political matters and pay the revenues. However, when the company refused to comply with the orders, the Nawab annexed the company's factory at Kasam Bazar and the company's fort in Calcutta. In response to this, the company sent Robert Clive with a large troop from Madras to fight the Nawab. Finally, in 1757, Robert Clive, उस समय जो क्या था अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, मुखिया था, वो रॉबर्ट क्लाइव था, और उसको क्या था मद्रास से कहाँ भेजा गया था, बंगाल भेजा गया था। क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसने कहा था कि वो तुम हमारे जो हमारा अधिकार है, हमारे बीच में बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार की क्या नहीं किलेबंदी भी नहीं कर सकते हो। defeated the Nawab at Plassey. लेकिन प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की After हार the हो Battle of गई। Plassey, the company successfully fought the Battle of Buxar in 1764 and defeated 1764 में फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी या जिसको कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो क्या थी फौज थी, उसने बक्सर की लड़ाई की और बक्सर वाले क्षेत्र को भी क्या कर दिया, अपने कब्जे में कर दिया। Mir Qasim to secure their financial interests. और मीर कासिम को उन्होंने क्या कहा, अपना मुखिया बना दिया। लेकिन जो मीर कासिम था वो जो राज करता था वो एक किस्म से अंग्रेजों की कठपुतली थी कि जैसे क्या करते थे अंग्रेज कहते थे उसी प्रकार उसको काम करना पड़ता था। By 1765, the company became more ambitious and wanted more territories and more revenue. Therefore, in 1765, the company was appointed as the Diwan of the provinces of Bengal by the Mughal emperor. This allowed the company to use the resources of Bengal and meet their financial requirements. जब उन्होंने बंगाल में अपना नवाब नियुक्त कर दिया और अपने फायदे के लिए वो बहुत कुछ जगहों पे जो बंगाल वाला क्षेत्र था पूरा उसको अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ से क्या करने लगे, कई प्रकार का व्यापार करने लगे। For instance, earlier the company had to buy most of the goods in India with gold and silver that they imported from Britain. However, after obtaining the Diwani rights, the revenue from India was used to finance company expenses. अब देखो पहले क्या होता था, जब व्यापार होता था तो यहाँ से वो सामान लेते थे तो जो यूरोपीय देश से जो सोना चांदी होता था उसमें व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो क्या हुआ, बंगाल को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, लोगों से टैक्स लेने लग गए, उनका जो खर्चा था अपना व्यक्तिगत खर्चा था, ऑफिशियल खर्चा था, है ना, उसके लिए वो पता क्या करने लगे, वो जो हमारा टैक्स था उसी टैक्स से जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता था, बंगाल के क्षेत्र के लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसी टैक्स को क्या करते थे अपने खर्चों के लिए, अपने जो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन खर्च था या व्यापार के लिए जो था उसी पैसे का प्रयोग करते थे। इसका मतलब हमारा पैसा ही और हमारे से ही लेना है उन्होंने सामान, और प्रॉफिट उन्होंने दूसरे देशों से माने यूरोपीय देशों से कमाना है व्यापार करने के लिए। After obtaining the Diwani rights, the company acquired more power and authority, and each company official began to have visions of living like Nawabs. Many company officials, such as Robert Clive, amassed enormous wealth from their service in India and led a comfortable life back home. उस समय
कि जो बंगाल के एक किस्म से जो क्या था रॉबर्ट क्लाइव था, वो एक राजा महाराजा की तरह है, जिसकी उसकी विलासिता की वस्तु थी, कंफर्टेबल वस्तुएं थी, कि जो कंफर्टेबल की वस्तुएं थी उन पे वो खर्च करने लगे। एक तरफ से अगर सिंपल से तरीके से समझे तो जो बंगाल का जो नवाब बन गया, इनडायरेक्ट रूप से रॉबर्ट क्लाइव ही बन गया। Let's recall what you've learned. In 1600, the East India Company acquired a royal charter from Queen Elizabeth I, the ruler of England. अब देखो पाठ की समरी जो हमारा टॉपिक था ट्रेड वाला, कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उन्होंने वहाँ से जो इंग्लैंड के महाराजा था, एलिजाबेथ महारानी थी, जो एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी, वहाँ से उन्होंने एक चार्टर माने प्रारूप लिया। प्रारूप माने होता है कि एक कहता है आज्ञा पत्र लिया, कि जिसके अनुसार वो ये चाहते थे कि हमें क्या बना जाए, हम व्यापार करने की हमें छूट दी जाए। The charter gave the company sole rights to trade with the East. चार्टर के अनुसार कंपनी को क्या कर दिया गया, अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, भारत से व्यापार कर सकते हो। और यही चार्टर के द्वारा जो कंपनी थी, अब अंग्रेजों की थी तो इसका नाम, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। The charter, however, could not stop other European trading companies from trading with the East. चार्टर के अनुसार जो आज्ञा पत्र था उसमें ये नहीं था कि तुम व्यापार करोगे, बल्कि जो यूरोपीय दूसरी कंपनियां थी वो भी व्यापार कर सकती थी। To safeguard their trade interests, each analyzed the markets. अब देखो कि हर कोई ये चाहता था कि व्यापार के लिए कि हमारा व्यापार ज़्यादा हो। हर कोई जो व्यापारी कंपनी थी वो एकाधिकार चाहती थी कि बाजार पे हमारा ही अधिकार हो, कि बाजार से ही हम खरीदें और बाजार का ही सामान हम क्या करें, बेचें, कम कीमत में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में हम बेचें, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। The East India Company set up its first factory on the banks of the river Hooghly in Bengal in 1651. 1656 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना, नहीं यार तो अपनी सबसे जो पहली बिल्डिंग बनाई थी क्या कलकत्ता में बनाई थी, और जो हुगली नदी के किनारे थी। A few years later, the company bribed Mughal officials to obtain the zamindari rights of some villages. अब उसके बाद कि जो कुछ समय बाद जो अंग्रेजों ने बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जमींदारी ले ली, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को कुछ क्या किया था, घूस रिश्वत जिसको हम कह सकते हैं वो दिया था, जिसके कारण उनको क्या मिल गई, वहाँ की जमींदारी मिल गई। जमींदारी माने वहाँ से आपको टैक्स ले Since some company officials who were carrying on private trade refused to pay duties, the Bengal Nawabs refused to grant concessions. This finally led to the Battle of Plassey in अब कहता जो कंपनी के अधिकारी थे कि जो चाहते थे कि हमें व्यक्तिगत क्या हो, व्यापार हो, और क्या वो कई क्षेत्रों के बंगाल के जैसे नवाब थे, जैसे जिसको अभी आएगा हमारा क्या था, वो नवाब सिराजुद्दौला था, उन्होंने क्या कर दिया, जो ड्यूटी थी नहीं आ रहा था, जो टैक्स थे उसके क्षेत्र में उसने मना कर दिया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्या था सिराजुद्दौला था, क्या था नवाब ऑफ बंगाल था, उनके बीच में एक युद्ध हुआ 1757 में, जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को क्या कर दिया था, हरा दिया था। defeated the Nawab of Bengal. After the Battle of Plassey, the company successfully fought the Battle of Buxar in 1764 and defeated Mir Qasim to secure their financial interests. उसके बाद 1757 के बाद उन्होंने 1764 में बक्सर में एक युद्ध हुआ, वो युद्ध भी उसने जीता, और जिसमें उन्होंने मीर कासिम को हराया था, और पूरी तरह से आर्थिक रूप से वो क्या बंगाल वाले क्षेत्र पे अपना कब्जा कर दिया था। In 1765, the company was appointed as the Diwan of the provinces of Bengal by the Mughal emperor. अब 17 के बाद उन्होंने बंगाल का नवाब किसको नियुक्त किया गया, मीर कासिम को। ये नहीं आ रहा तो क्या है कि कंपनी को रख दिया, और कंपनी ने क्या किया, अपने अधिकारी रखे, लेकिन मीर कासिम को उन्होंने क्या किया, एक कठपुतली का राजा जैसे बना दिया। After obtaining the Diwani rights, the company acquired more power and authority, and each company official began to have visions of living like Nawabs. अब यहाँ पे आया था एक वर्ड आया था दीवानी। अब दीवानी का मतलब होता है, दीवानी अधिकार होता है कि उस क्षेत्र में जितने भी जमींदार हैं उन जमींदारों से टैक्स लेने का छूट मिलना। ये वो क्या था, अंग्रेजों ने हमारे देश से प्राप्त कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार।
Expansion of the East India Company. In this module, you learned about the expansion of the East India Company rule in all parts of India. इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के बारे में पढ़ेंगे. After the East India Company began to control Bengal, it wanted to expand its territory and control other parts of India as well. कि जब उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था तो ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले ये चाह रहे थे कि भारत के जो दूसरे क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी हमें क्या मिले, आज़ादी मिल जाए, उन क्षेत्रों में भी हम क्या करें, अपना व्यापार करें. To do this, the company used political, economic and diplomatic tactics. उन्होंने क्या किया उसका, राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक होता है कूटनीति. अब कूटनीति का मतलब होता है कि जो वहाँ का मुखिया है उसको क्या कर दो, खुश कर दो, और दूसरे जब वो खुश हो जाएगा तो हमें क्या दे देगा, अधिकार दे देगा, और जब हमें अधिकार दे देगा तो हम अपना क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, काम धंधा हम कुछ भी कर, व्यापार हम कुछ भी कर सकते हैं. To annex a kingdom and bring it under its control. For instance, after the Battle of Buxar in 1764, the company began interfering in the internal affairs of other Indian states by appointing political or commercial agents known as residents in Indian states. The company also sometimes forced the states into a subsidiary alliance, according to which the rulers were not allowed to have independent armed forces. अब सब्सिडारी अलायंसेस का मतलब होता है कि कोई भी जो शासक होगा वो अपनी फौज नहीं रख सकता है, माने उसके जो सिपाही लोग हैं वो नहीं रख सकता, उसके लिए उसको अंग्रेजों से ही क्या करने लग पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी. Protection would be given by the company for a fee. If the rulers failed to pay the fee, a part of their territory would be taken away as penalty, as was the case with the states of Awadh and Hyderabad. उन्होंने अवध और क्या हैदराबाद को अपने कब्जे में किस प्रकार किया. The company also launched military attacks when it felt कि जो अवध और हैदराबाद था वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया कि जो अवध और जो हैदराबाद वाला क्षेत्र था उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अपनी दखलंदाजी की, जिसके कारण उनका क्या हुआ, अधिकार उनको पूरा मिल गया उनको. The kingdom was a threat to its political or economic interests. For example, when the king of Mysore, Tipu Sultan, had stopped the export of sandalwood and pepper through the ports of his kingdom, the company attacked Mysore 4 times. टैक्स लगा दिया, 4 गुना टैक्स लगा दिया उन्होंने. Finally, in the battle of Seringapatam, श्रीरंगपट्टनम में फिर अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध किया. Sultan was killed defending his अब capital. जो समय मैसूर का जो शासक था वो था हमारा टीपू सुल्तान. Mysore was then placed under the former dynasty of warriors, with a subsidiary alliance imposed on the state. सब्सिडरी का मतलब होता है कि अंग्रेज माने दूसरों के अधीन राजपाट करना. इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना राजपाट किया था, माने अपने अधिकार ले लिया था और दूसरे तब कर दिया. The company also wanted to curb and destroy the Marathas. After the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas were divided into many states that were held together under the confederacy of a Peshwa. The company took advantage of this and crushed the Marathas in the course of 3 wars. The company removed the Peshwa and gained complete control over the south of the Vindhyas by 1819. In the early 19th century, a new policy of paramountcy was initiated under Lord Hastings. This policy stated that the company's power was greater than that of Indian states. The policy also justified the annexing of any Indian kingdom in order to protect the company's interests. The company also wanted to secure the northwest, as it feared that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Thus it established indirect company rule in Afghanistan and later took over Sindh in 1843. The company also annexed Punjab in 1849 and secured the entire northwest region. Lord Dalhousie, the Governor-General from 1848 to 1856, devised the doctrine of lapse.
According to the doctrine, if an Indian kingdom did not have a male heir, the kingdom would fall under the British rule. The states of Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi were next under this policy. The अब company देखो एक था उसने था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब होता है कि वे अधिकार, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी, हड़प नीति कहते हैं उसको, जिसके अनुसार अगर किसी राजा की कोई क्या संतान नहीं होगी, अडॉप्टेड वाली नहीं, अडॉप्ट माने जिसको कहते हैं कि किसी ने गोद लिया हुआ, वो नहीं चलेगी, कि जिसने अगर क्या होगा, किसी की क्या होगी, कोई संतान होगी नहीं होगी, और राजा की मृत्यु के बाद उसका जो राज्य क्षेत्र होगा वो पूरी तरह का क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के क्षेत्र, अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। उसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसके द्वारा भी उन्होंने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे क्या किया था, अपना एकाधिकार कर लिया था। finally took over Awadh in 1856 on the pretext of misgovernance and a need to restore proper administration. This act, as well as the removal of the Nawab, enraged the people of Awadh, and they joined the revolt of 1857. अब अवध में जो उन्होंने जिस प्रकार किया था कि अवध को अपने कब्जे में किया था, अवध के लिए उन्होंने क्या किया कि अवध का जो राजा है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो सही ढंग से क्या नहीं कर रहा है, कि राजपाट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कि मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मिसमैनेजमेंट के कारण उन्होंने क्या किया, अवध के राजा को हटा दिया। उसके बाद जब हमारे वर्ग समाज के सभी लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, अंग्रेजों की नीतियों से परेशान हो गए, तो हमारे देश में 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई कि अंग्रेजों के विरुद्ध हर कोई ये चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए। Let's recall what you've learned. After the East India Company began to control Bengal, it wanted to expand its territory and control other parts of India as well. After the Battle of Buxar in 1764, the company began interfering in the internal affairs of Indian states by appointing political or commercial agents known as residents in Indian states. The company also sometimes forced the states into a subsidiary alliance. सब्सिडरी का मतलब होता है कि अपने साथ मिलाना, हमारे साथ, हमारे अधिकार माने हमारे अंतर्गत काम करना। The company also launched military attacks when it felt that the kingdom was a threat to its political. इसके लिए उन्होंने क्या, कई जगह उन्होंने मिलिट्री अटैक क्या किया कि दोनों को मिलाने के बाद भी क्या कर दिया उन्होंने, दूसरे जो क्षेत्र के लोग थे, जो दूसरे राजा महाराजा थे, उनको क्या कर दिया, खत्म, उनके साथ लड़ाई कर दी। Political or economic interests. The company also wanted to curb and destroy the Marathas. मराठा वही The company also wanted to secure the northwest as it feared that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा सिंध वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, उस समय भारत के साथ ही था, तो अंग्रेज ये चाहते थे कि पूरा हमारे क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जो रूस है, जो रसिया देश है, वो बहुत शक्तिशाली देश है, और ये ऐसा ना हो कि हमारे क्षेत्र को, माने ये भारत के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लें। Thus it established indirect rule over Afghanistan and annexed Sindh and Punjab. Lord Dalhousie, the Governor-General, from 1848 to 1856, devised 1848 से 1856 तक जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, उसने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, हड़प नीति की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी वाले क्षेत्र को इस नीति के अंतर्गत अपने अंतर्गत कर दिया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में मैं आपको क्वेश्चन में लिख के भेज दूंगा। The doctrine of lapse. The states of Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi were next under this policy. The company finally took over Awadh in 1856 on the pretext of misgovernance and a need to restore proper administration. तो आप लोगों का आज का लेसन इतना ही था, ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। आप लोगों को इसके बारे में अगर कोई भी परेशानी, कोई भी क्या हो, डिफ़िकल्टीज हो, तो आप मेरे लिए मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली रूप से मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके।